नमस्कार, स्वागत है आपका चेतन भारत लर्निंग पर। और आज से हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा परीक्षा के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम है उसमें भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के पाठ्यक्रम की विधिवत शुरुआत करने जा रहे हैं। और आज के हमारी कक्षा के जो प्रमुख बिंदु रहेंगे वो होंगे संविधान आखिर होता क्या है, इसको किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, और इसी के साथ दुनिया भर के संविधानों को किस तरह से वर्गीकृत किया गया है। और इसी के साथ जानेंगे भारतीय संविधान की संरचना किस सभा के द्वारा की गई और किन चरणों से होते हुए संविधान की संरचना की गई है। शुरुआत करते हैं इस बात से कि आखिर संविधान होता क्या है। और कक्षा की शुरुआत में अगर ये प्रश्न मैं आपसे पूछूं और आप इसका उत्तर तलाशने की कोशिश करें तो जरा कुछ क्षण सोचकर मुझे बताएं कि संविधान आखिर होता क्या है और इसको कैसे परिभाषित किया जा सकता है, किन शब्दों से परिभाषित करेंगे आप। कुछ क्षण हैं आपके पास, सोच के मुझे बताएं। ठीक है, तो आपका सोचने का वक्त खत्म होता है। और अगर आपने मेरे प्रश्न पर संजीदगी से सोचा है तो मेरा ख्याल है जो विचार दिमाग में आए हैं सर्वप्रथम तौर पर वो कुछ ऐसे होने चाहिए कि देश का सर्वोच्च कानून या फिर देश का एक नियामक आलेख या फिर देश चलाने के लिए कानून, जिसमें देश चलाने की जितनी भी संस्थाएं हैं उनके गठन और उनकी शक्तियों का विवरण किया गया है। और ये विचार गलत नहीं है, ये सत्य है, पर हम आगे बात करेंगे ये अर्ध सत्य है। क्योंकि जब हम इस तरह के विचारों से संविधान को परिभाषित करते हैं तो हम कानून के सिर्फ विधिक तौर पर या फिर कानून के सिर्फ संविधान के कानूनी रूप पर हम प्रकाश डाल रहे होते हैं, तो इसके सामाजिक या आर्थिक पहलू पर हम गौर नहीं कर रहे होते। तो मैं कहना ये चाहता हूं, हम कोई भी राजनीति शास्त्र की किताब उठाकर देखें तो जो प्रथम दृष्टया हमें परिभाषाएं मिलती हैं वो कुछ इसी तरह की हैं कि देश का सर्वोच्च कानून है, और देश का सर्वोच्च कानून है तो जो देश चलाया जाएगा वो इसी दस्तावेज में लिखे अधिनियमों से चला जाएगा, उपबंधों से चलाया जाएगा। और इसी के साथ जितनी भी संस्थाएं हैं देश चलाने के लिए उनकी संप्रभु शक्तियों का भी विवरण आपको संविधान के अंदर मिलेगा। और इसी के साथ देश के नागरिकों को नियमित करने के लिए भी इसमें बहुत सारे उपबंधों को रखा जाता है। लेकिन ये है एक कानूनी पहलू जो सही है अपने आप में कि हाँ, देश का सर्वोच्च कानून होता है कोई भी संविधान किसी भी देश के लिए। बट जो हम आज बात करना चाहते हैं वो ये कि ये सिर्फ कानूनी आलेख नहीं है, सिर्फ कानूनी दस्तावेज नहीं है, उससे कहीं ज्यादा कुछ है। बल्कि राजनीति शास्त्र के विशेषज्ञों की माने तो कोई भी संविधान उस देश की कंप्लीट आइडेंटिटी, उसकी संपूर्ण पहचान होता है। मतलब कई जगहों पे तो जैसे पर्शियन लैंग्वेज में एक बड़ा अच्छा शब्द है आईन, जिसको अगर हम हिंदी की तरफ लेके जाएं तो दर्पण की तरह। मतलब कोई भी संविधान देश के लिए दर्पण का काम करता है। एक देश पूरे तौर पर किस तरह का है, वो पॉलिटिकल मतलब उसकी राज व्यवस्था कैसी है, इसके साथ ही आर्थिक तौर पर या सामाजिक तौर पर वो देश कैसा है, इसका संपूर्ण विवरण हमें संविधान के अंदर मिलता है। तो सिर्फ कानूनी ना होके सामाजिक और आर्थिक दस्तावेज भी है। अब ये सामाजिक और आर्थिक कैसे हो गया? तो देखिए, जब तक हम अपने संविधान के अंदर यहाँ पर विधायिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका को पढ़ेंगे, जब हम देखेंगे एक सर्वोच्च न्यायालय होता है देश के अंदर, और फिर राज्यों के अंदर उच्च न्यायालय की व्यवस्था है, या फिर भारत में केंद्र में संसद की व्यवस्था है और राज्यों में विधानसभाओं की व्यवस्था की गई है। इसी के साथ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपालों जैसी या मंत्रिमंडल जैसी संस्था का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमारे देश की राज व्यवस्था कैसी है। हम कानूनी पहलू को पढ़ रहे होते हैं, लेकिन इसी के साथ जब हम संविधान के अंदर मौलिक अधिकारों को पढ़ना शुरू करते हैं, और मौलिक अधिकारों में हम ये देखते हैं कि महिलाओं और बच्चों के लिए
स्पेशल प्रोविजंस, विशेष उपबंध लाए जा सकते हैं और इसी के साथ देश के अंदर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए भी विशेष प्रबंधन किए जा सकते हैं। जैसे विधायिका के अंदर विशेष प्रबंधन है, सीट रिजर्व की गई हैं, आरक्षित की गई हैं अनुसूचित जाति और जनजाति के पक्ष में। और इसी के साथ जब हम अनुसूची 5 और 6 पढ़ते हैं और देखते हैं कि कुछ ऐसे इलाके जहां पर जो आदिवासी बहुल्य इलाके हैं वहां पर शेड्यूल्ड एरिया मतलब के अनुसूचित क्षेत्र बनाया जा सकता है और उस अनुसूचित क्षेत्र का जो राज्य व्यवस्था चलेगी, जो कानून व्यवस्था होगी, वो राज्य के बाकी हिस्सों से इतर होगी। वहां की राज्य व्यवस्था आदिवासियों की संस्कृति के अनुरूप अनुकूल होगी। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि हम किस तरह का समाज है। हमारे समाज का कुछ हिस्सा विकास के इस क्रम में निरंतर हमारे साथ आगे नहीं आ पाया है, किन्हीं वजहों से पिछड़ा रह गया है। पर यह संविधान उन्हें पीछे छोड़ के अकेले आगे बढ़ने की बात नहीं करता है। तो उनको भी साथ लाने के लिए, एक समता मूलक समाज के निर्माण के लिए विशेष उपबंधों की बात करता है यह संविधान। तो हमें अपना समाज समझ में आता है। जब इसी में अस्पृश्यता को खत्म करने की बात हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 17 के अंदर, तो हमें समझ में आएगा हमारे समाज की कुरीतियां क्या हैं, जिसके ऊपर संविधान प्रकाश डालता है और मुख्य तौर पे बात करता है। इसी के साथ अगर हम आर्थिक पहलू की बात करें तो जब हम भाग 12 और 13 पढ़ते हैं, जब हम वित्तीय मामलों की जानकारी हासिल करते हैं, कर, टैक्स, उसकी क्या व्यवस्था है, कौन से बिंदुओं पर केंद्र सरकार और कौन से बिंदुओं पर राज्य सरकार कर वसूल सकती है, और इसी के साथ जो व्यापार है, जो अंतरराज्य व्यापार है, ये स्वतंत्रता के साथ किस तरह से प्रतिपादित किया गया है संविधान के अंदर। जैसे बनारस की साड़ी चेन्नई तक जाए और चेन्नई की साड़ी जालंधर तक आए, जालंधर में बनने वाले क्रिकेट के बल्ले देश के हर कोने तक पहुंचाए जाएं, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के पीतल के बर्तन कर्नाटक की पाकशालाओं की शोभा बढ़ाएं। तो ये जो अंतरराज्य व्यापार चल रहा है, इसके भी जब उपबंध हम संविधान के अंदर पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारे देश का आर्थिक पहलू क्या है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि जब भी अगली बार आपसे लिखित परीक्षा या इंटरव्यू के अंदर कभी भी ये सवाल पूछा जाए कि संविधान आखिर होता क्या है, तो आप सिर्फ कानूनी पक्ष तक सीमित ना रहें, बल्कि इसके सामाजिक पक्ष को और इसके आर्थिक पक्ष को भी मुख्यतः सामने रखें। जैसे एक हम बात करें संविधान के विशेषज्ञों की, तो संविधान विशेषज्ञ हुए एक ग्रैनविले ऑस्टिन, और भारत के संविधान पर भी उनकी किताबें काफी विख्यात हैं। तो उन्होंने विभिन्न संविधानों के बारे में एक बहुत ही खूबसूरत पंक्ति कही कि कोई भी संविधान जो होता है वो सर्वप्रथम एक सामाजिक आलेख होता है, एक सामाजिक दस्तावेज होता है। अंग्रेजी में उनका वक्तव्य है, कॉन्स्टिट्यूशन इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अ सोशल डॉक्यूमेंट। तो याद रखें, संपूर्ण तौर पर आपका देश कैसा है, वो राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर या आर्थिक तौर पर किस प्रकार का है, ये पूर्ण रूपेण दर्शाया जाता है संविधान के अंदर। मैं कहना ये चाहता हूं अंत में कि अगर आज भारत को किसी को जानना है, कोई भारत के बारे में जानना चाहता है, कोई युगांडा में बैठा व्यक्ति, कोई फ्रांस में बैठा व्यक्ति, तो उसको फाहियान की तरह अब भारत यात्रा पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गूगल है, इंटरनेट है, उस पर जाएं, भारतीय संविधान को डाउनलोड कर लें। भारतीय संविधान के गहन अध्ययन से भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पहलू की जानकारी उस व्यक्ति को मिल जाएगी। भारत पूर्ण रूपेण किस प्रकार का है, ये वो व्यक्ति अपने घर बैठा संविधान की अध्ययन के बाद जान सकता है। अब इसी चर्चा परिचर्चा से हम संविधान के महत्व को भी समझ सकते हैं। किसी भी देश के लिए जो संविधान है, सबसे पहले तो वो देश चलाने के लिए कानून देने की बात करता है। मतलब अगर मैं यूं कहूं कि हम कोई खेल खेलना शुरू करते हैं तो लाजमी है कि उस खेल के नियम पहले ही तय कर लिए जाएं, ताकि बाद में कोई संशय ना रह जाए। अब मैं जानता हूं कि खेल खेलना और देश चलाना बहुत अलग बातें हैं। देश चलाना एक बहुत ही सीरियस विषय है, लेकिन फिर भी जब हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो रहे हैं तो हमारे लिए लाजमी था कि नए भारत के, नव भारत निर्माण के लिए हम कायदा कानून एक अलग संविधान के अंदर
पिरोलें। मतलब कि आजादी से पहले ब्रिटिश राज के दौरान या मुगल राज के दौरान चाहे किसी भी तरह की राज व्यवस्था चल रही हो, चाहे किसी भी तरह के समाज का निर्माण हुआ हो, लेकिन आजाद भारत में, एक लोकतांत्रिक गणतांत्रिक भारत में जो राज व्यवस्था होगी वो किस प्रकार से होगी, और साथ ही उस राज्य व्यवस्था के थ्रू जो हम एक नए समाज का निर्माण करेंगे वो किन मूल्यों पर टिका होगा। तो इसके लिए हमें एक संविधान की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। तो संविधान क्या करता है, आपको राज व्यवस्था चलाने के लिए कुछ संस्थाएं प्रदान करता है, और उन संस्थाओं के गठन के साथ साथ उनकी शक्तियां और उन शक्तियों पर कुछ नियमित प्रतिबंध लगाने के भी उपबंध संविधान के अंदर दिए जाते हैं। अब इसके अलावा जो नागरिक हैं, नागरिक सुरक्षा के लिए कुछ मूल अधिकार उनको दिए जाएंगे, शायद कुछ कर्तव्य भी बताए जाएं। और इसी के साथ जो संविधान होता है वो नागरिकों के, लोगों की उम्मीदों, अपेक्षाओं और आकांक्षाओं का भी आलेख होता है। जैसे जब हम अपने मूल अधिकार पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि समानता का भाव समाज के अंदर स्थापित करना है, या फिर लोगों को स्वतंत्रताएं प्रदान करनी है, शोषण के विरुद्ध अधिकार देना है, उनको संस्कृति या शिक्षा का अधिकार देना है, साथ ही धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार होगा। तो यही तो अपेक्षाएं थी आजादी से लोगों की, क्योंकि गुलाम भारत में ये जो मूल अधिकार दिए गए हैं, जैसे वो स्वतंत्रता हो, समानता हो या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो, ये लोगों को प्राप्त नहीं था। तो आजादी के साथ हम ऐसा ही तो समाज चाहते थे। तो इस संविधान में लोगों की उम्मीदें, अपेक्षाएं और आकांक्षाएं भी पिरोई जाती हैं, साथ में मतभेदों का भी जिक्र होता है, लेकिन ये भी रहता है कि इन मतभेदों को हम किन मूल्यों पर आपसी सहयोग में बदलेंगे। और इसी के साथ संविधान ना सिर्फ नागरिकों को एक राजनीतिक व्यक्तित्व प्रदान करता है, बल्कि एक नैतिक व्यक्तित्व भी प्रदान करने का काम करता है। अब आते हैं दूसरी तरफ, जिसके अंदर हम चर्चा करेंगे कि संविधानों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, और खासकर हमारे पाठ्यक्रम से संबंधित वर्गीकरण क्या है। तो दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है संविधानों को, जिसमें एक हम कहते हैं कि लिखित और दूसरा हम कहते हैं अलिखित। जैसे शायद आपने सुना भी हो कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, ये ऐसे दो प्रसिद्ध देश जहां पर अलिखित संविधान है। और इसके अलावा भारत या फिर अमेरिका की हम बात करें तो ये दो देश हैं जहां पर लिखित संविधान है। तो जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरे लिए ये बहुत उत्सुकता का विषय था कि इंग्लैंड के अंदर अलिखित संविधान कैसे है, मतलब क्या इन्होंने कभी कुछ संविधान के नाम पर लिखा ही नहीं है, और क्या भारतीय प्राचीन परंपराएं, श्रुति और स्मृति जैसी परंपराओं के द्वारा ये अपने संविधान को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते चले जाते हैं। पर जब थोड़ा पढ़ा और समझ आई तो पता लगा कि ये दोनों शब्द ही अपना परिचय सही तरह से नहीं देते हैं। तो जो असल शब्द है वो है संहिताबद्ध। लिखित के लिए इस्तेमाल किया जाता है संहिताबद्ध, और दूसरी तरफ होगा असंहिताबद्ध। अब संहिताबद्ध से हमारा ये अभिप्राय है कि संहिताबद्ध का मतलब कानून के सभी उपबंधों को, सभी प्रावधानों को एक सूचीबद्ध तरीके से एक किताब में पिरो लेना, अनुच्छेदों के द्वारा, खंडों के द्वारा, अनुसूचियों के द्वारा संविधान के सभी प्रावधानों को सूचीबद्ध कर लेना और एक पुस्तक, एक किताब तैयार कर लेनी जिसको हम संविधान कहेंगे। और इसके उलट अलिखित का मतलब ये नहीं कि उन्होंने कुछ लिखा नहीं है, बल्कि अगर हम सही बात करें तो दुनिया भर के अंदर कानून लिखने की जो प्रथा आई है वो इंग्लैंड से आई है। 1215 में मैग्ना कार्टा साइन कर लिया था, तब से लिखित कानूनों का प्रचलन है इंग्लैंड के अंदर। अब जब हम बात करते हैं कि फिर इनका अलिखित क्यों है, तो यहां पर संहिताबद्ध नहीं किया गया है, मतलब कि इंग्लैंड ने, न्यूजीलैंड ने कभी कोई एक पुस्तक नहीं तैयार की है, अपने संविधान के प्रावधानों को सूचीबद्ध नहीं किया है एक किताब के अंदर। मतलब जो अलिखित संविधान है इसमें बहुत सारे प्रावधान लिखे हुए भी होते हैं, बल्कि हम आगे देखेंगे कि इंग्लैंड की संसद जो भी कानून पास करती है वो उनके संविधान का हिस्सा होती है, तो उनके पास लिखा हुआ कानून भी है, लेकिन इस लिखे हुए कानून के साथ या फिर इस लिखे हुए संविधान के अलावा बहुत सारा अलिखित भी है जो परंपराओं के माध्यम से प्रक्रियाएं आगे बढ़ाई जाती हैं, जो
हजारों सैकड़ों साल से परंपराएं चली आ रही हैं राज व्यवस्था के अंदर, वो किसी कानून में नहीं लिखी जाती हैं, बट उनको पूर्ण रूपेण फॉलो किया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है समाज और राज व्यवस्था के अंदर। तो ये है अलिखित और सही शब्द असंहिताबद्ध। अब इसमें हम आगे देखें कि इस वर्गीकरण के अंदर और क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हमारे पाठ्यक्रम से संबंधित है। तो एक तो हमने बात संहिताबद्ध और असंहिताबद्ध की कर ली है, लेकिन दोनों में एक बड़ा फर्क ये होता है कि जहां पर भी लिखित संविधान है वहां पर संविधान सर्वोच्च होता है, और जो राज्य के 3 अंग हैं, वो विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है, वो संविधान से ही अपनी शक्तियां ग्रहण करती हैं। बट इसके उलट अलिखित संविधान में संसद सर्वोच्च होती है, और अलिखित संविधान वहां की संसद से अपनी शक्तियां प्राप्त कर रहा होता है। जैसे मैंने अभी कहा कि इंग्लैंड की संसद आज जो भी कानून पास करती है वो स्वभावतः ही संविधान का हिस्सा बन जाता है। तो इंग्लैंड के अंदर संसद संविधान लगातार बना रही है, और हमारे यहाँ पर संविधान लिखा गया है और संसद संविधान से अपनी शक्तियां प्राप्त करती है। तो बिल्कुल उलट है ये सिस्टम इंग्लैंड और इंडिया के अंदर, या फिर कहें लिखित और अलिखित संविधान जहां पर लागू होते हैं वहां पर यह प्रक्रिया उलट चलती है। अब इसी के साथ जब हम ये बात कर रहे हैं कि संसद सर्वोच्च है, तो अलिखित संविधान सर्वोच्च नहीं होता है, संसद की सर्वोच्चता तय होती है। जैसा कि इंग्लैंड के अंदर बहुत सारी कहावतें हैं कि इंग्लैंड की संसद कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, उस पर कोई रोक टोक नहीं है, बस ये एक मर्द को महिला या महिला को मर्द नहीं बना सकती है। वैसे बहुत सारे कथन वहां के समाज में प्रचलित हैं। अब एक और अहम बिंदु पर आते हैं, और वो है कानूनों का भेद। मतलब कि जहां पर लिखित संविधान है, एक होगा संविधान और फिर होंगे अन्य कानून, अन्य विधि। अब ये जो अन्य कानून है, अब हम समझ रहे हैं कि देखिए किसी भी देश को चलाने के लिए आपको बहुत सारे कानूनों की जरूरत पड़ती है। वो आपराधिक कानून भी हो सकते हैं, वो सिविल कानून भी हो सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे कानून हैं, जैसे भारतीय दंड संहिता है, आपराधिक प्रक्रिया संहिता है, या फिर सिविल प्रक्रिया संहिता है, या फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। तो ऐसे जितने भी अन्य कानून हैं और संविधान है, ये अलग अलग होंगे, मतलब इनमें पूर्ण रूपेण भेद होगा और अन्य कानून संविधान का हिस्सा नहीं माने जाएंगे। अच्छा, यहां पर मैं ये बात स्पष्ट कर दूं कि ये जो अन्य कानून होंगे ये संविधान की परिधि में ही होंगे। परिधि से मेरा मतलब इन कानूनों में कोई भी ऐसा उपबंध नहीं हो सकता है जो संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता हो, तो ऐसा कानून नहीं हो सकता है। अब इसके उलट आते हैं अलिखित में, तो कोई भेद नहीं होता है, वहां पर संविधान और अन्य कानून सब संविधान में ही गिने जाते हैं। जैसे हमने अभी कहा था कि इंग्लैंड की संसद अगर आज कोई भी कानून पास करती है, वो आपराधिक कानून हो या सिविल कानून हो, वो संविधान का ही हिस्सा माने जाएंगे। तो वहां पर इस प्रकार का कोई भेद नहीं रखा जाता है। और इसी के साथ आते हैं एक और बहुत महत्वपूर्ण शब्द पर कि लिखित कानून अधिनियमित होता है। अधिनियमित मतलब एक तय तिथि पर इस कानून को पूरा किया जाता है और कानूनी रूप से लागू किया जाता है। हालांकि अधिनियमित का मतलब है कानूनी रूप से बना लेना। जिस दिन कानून लिखने की या संविधान लिखने की प्रक्रिया पूर्ण हुई हो, जैसे भारतीय संविधान लिखने की प्रक्रिया पूर्ण हुई थी 26 नवंबर 1949 को, तो इस दिन भारत का संविधान अधिनियमित कर दिया गया था। लेकिन अलिखित क्योंकि कभी इन्होंने लिखने की प्रक्रिया शुरू ही नहीं की, तो खत्म कैसे करेंगे? तो ये कहा जाता है विकसित। मतलब कोई तय तिथि नहीं है कब से ये संविधान बन रहा है, कब पूरा होगा, इसकी कोई तय तिथि नहीं होती है। और इसी के साथ आखिरी बिंदु जो हमें समझना है, लिखित कानून कठोर या लचीला दोनों हो सकता है। जब मैं कह रहा हूं कि संविधान या कानून के कठोर या लचीलेपन के बारे में, तो कठोर मतलब किसी संविधान के अंदर अगर बहुत मुश्किल प्रक्रिया से संशोधन किया जा सकता है तो वो कठोर संविधान कहलाएगा। लेकिन अगर संविधान के अंदर संशोधन की प्रक्रिया बहुत सरल है, आसानी से किया जा सकता है, तो फिर ये लचीला संविधान कहलाएगा। अब लिखित कानून में क्योंकि संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन दिया होता है, उपबंध दिए होते हैं, तो अब वो उपबंध अगर आसान व्यवस्था प्रदान करता है तो लचीला हो जाएगा, और अगर बहुत ही कठोर व्यवस्था है तो कठोर कानून हो जाएगा। लेकिन इसके उलट अलिखित कानून हमेशा या अलिखित संविधान हमेशा
लचीला होता है। जैसे हमने अभी बात की कि इंग्लैंड की संसद कोई भी कानून पास करती है तो वो खुद से ही संविधान का हिस्सा बन जाते हैं। तो जब भी इंग्लैंड की पार्लियामेंट, इंग्लैंड की संसद कोई कानून पास करती है तो फिर उनके संविधान के अंदर ऑटोमेटिकली स्वतः रूप से संशोधन हो जाता है। अब जब हम संविधान की अवधारणा को समझ चुके हैं तो चलते हैं भारतीय संविधान के गठन की ओर। अगर भारतीय संविधान के गठन की हम बात करें तो सबसे पहले आधिकारिक तौर पर भारत में जो संविधान सभा की मांग की गई, संविधान सभा वो संस्था जो संविधान का निर्माण करेगी। तो सबसे पहली बार आधिकारिक तौर पर 1934 में एम.एन. रॉय साहब ने संविधान सभा की मांग अंग्रेजों के सामने रखी। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी संविधान सभा की मांग को अपनी मुख्य मांगों में शामिल कर लिया और 1940 के अगस्त प्रस्ताव ने अंग्रेज सरकार ने पहली बार संविधान सभा की मांग को मंजूरी प्रदान की। लेकिन एकदम तो अंग्रेज कुछ करते नहीं थे, तो भारतीय मांगों के दबाव में अंततः 1946 में कैबिनेट मिशन नाम की एक 3 सदस्य समिति को भारत भेजा गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था भारत के अंदर संविधान सभा की संरचना और उसके प्रारूप को स्थापित करना। अब ये कैबिनेट मिशन जिसमें 3 सदस्य थे, बहुत सारी परीक्षाओं में इसके 3 सदस्यों के नाम पूछे जा चुके हैं। तो 3 सदस्य थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ए.वी. अलेक्जेंडर एंड स्टैफर्ड क्रिप्स। अब ये 3 सदस्य समिति कैबिनेट मिशन के नाम से भारत आती है 1946 में और साथ ही भारत की विभिन्न राजनीतिक दलों से विचार विमर्श करती है। उस वक्त के जितने बड़े नेता थे उनसे विचार विमर्श करती है, जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या फिर भारतीय मुस्लिम लीग या फिर हिंदू महासभा, और गांधी जी से अलग से वार्तालाप। तो जब इन सब से वार्तालाप करती है तो एक संविधान सभा का प्रारूप प्रदान करती है। तो कैबिनेट मिशन के दौरान या इसके द्वारा जो संविधान सभा की संरचना प्रदान की गई उसमें टोटल 389 सदस्यों को प्रस्तावित किया गया। अब 389 सदस्यों में से भारत के अलग अलग भूभाग से लोगों का आना तय था, लेकिन इसमें जो हम भारत के भूभाग की बात कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि अंग्रेजी सरकार के दौरान जो भारत के भूभाग को प्रशासनिक व्यवस्था के अनुरूप बांटा गया था उसमें मुख्य तौर पर थे ब्रिटिश राज्य और दूसरी तरफ देसी रियासतें। तो इसके अंदर 296 लोग तय किए गए या 296 सदस्य तय किए गए जो ब्रिटिश राज्यों से आने थे और साथ ही 93 सदस्य तय किए गए जो देसी रियासतों से आने थे। देसी रियासतें मतलब जहां पर राज तो राजे रजवाड़े कर रहे थे, बट अंततः राज की कार्यकारी शक्तियां वो अंग्रेजों के पास थी। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें जो भारतीय राज्य थे या फिर जिसको ब्रिटिश राज्य कहा जाता था उस दौरान, तो ब्रिटिश राज्यों में जो प्रांतीय असेंबलियों का उदय हो चुका था, जहां पर लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए अपने प्रतिनिधि चुनते थे और वो जनप्रतिनिधि इन ब्रिटिश राज्यों में कानून बनाने का काम करते थे। और दूसरी तरफ थे देसी रियासतें जहां राजे और नवाब वगैरह राज कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ आए तो जो ब्रिटिश राज्यों से सदस्यों के चुने जाने की प्रक्रिया थी वो थी अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा। अप्रत्यक्ष चुनाव मतलब यहां पर नागरिकों से मतदान नहीं कराया गया, बल्कि नागरिकों ने अपने मतदान के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने थे उन प्रतिनिधियों ने मतदान कर इन 296 सदस्यों को संविधान सभा में चुन लिया। ये कुछ ऐसा ही है जैसे आज राज्यों की विधानसभाओं से राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। और दूसरी तरफ आए तो जो देसी रियासतें थी यहाँ पर तो चुनाव भी नहीं करवाया गया, यहाँ पर व्यवस्था थी नामांकित करने की। मतलब राजे रजवाड़ों ने जिस भी व्यक्ति को नामांकित कर दिया वो व्यक्ति सदस्य बन गया विधानसभा का। तो किसी भी राजा ने कहा कि तुम इधर आओ, तुम मेरे मामा के लड़के हो और तुम 8वीं पास हो, बहुत पढ़े लिखे हो, जाओ संविधान सभा में हमारी रियासत को प्रतिनिधित्व दो, तो वो व्यक्ति वहां पर पहुंच गया। तो ऐसे करते हुए टोटल 389 लोगों की एक संविधान सभा बना दी गई। अब परीक्षा में हमें किस तरीके से कथन आ सकते हैं, तो हम देख रहे हैं कि आंशिक तौर पर यह चयनित व्यवस्था है और आंशिक तौर पर नामांकित व्यवस्था है। तो इस तरह के कथन से प्रश्न बनाए जाते हैं। अब आते हैं इस तरफ कि 9 दिसंबर, ये तिथि आपको जरूर याद रखनी है।
9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली मीटिंग होती है। दिल्ली के संसद भवन जहां पर आज है, अभी तक तो है क्योंकि सेंट्रल विस्टा बना नहीं है, तो जो दिल्ली की संसद भवन है इसका जो मेन हॉल है वहीं पर केंद्रीय हॉल के अंदर ये मीटिंग चलती है। अब 9 दिसंबर को ये मीटिंग शुरू होती है तो फिर परंपरा के तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी तौर पर इसका अध्यक्ष चुन लिया गया और 11 दिसंबर को बारी आई चयनित अध्यक्ष की प्रक्रिया पूरा करने की। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का चयनित अध्यक्ष चुन लिया गया। जब तक यह संविधान सभा काम करेगी तब तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही इसके अध्यक्ष रहेंगे। अब संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाती है और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव के मार्फत वो ये कहना चाहते थे कि जो संविधान इस संविधान सभा के द्वारा हम बनाना जा रहे हैं उस संविधान के उद्देश्य क्या होने चाहिए, किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये संविधान बनाया जाएगा, उस संविधान में जो प्रावधान होंगे वो किस तरीके से होने चाहिए ताकि लोगों के मौलिक अधिकार और राज्य की संप्रभु शक्तियां उन उद्देश्यों के निहितार्थ ही हम इस संविधान के अंदर प्रारूप दें। अब हम इस बात पे आते हैं कि 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू जी ने सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावित किया। इससे पहले कि उस पर चर्चा हो पाती एक अहम घटना घटती है संविधान सभा के अंदर। संविधान सभा के एक माननीय सदस्य एस जयकर साहब उठकर स्थगन प्रस्ताव संविधान सभा के पटल पर रख देते हैं। अब स्थगन प्रस्ताव था कि संविधान सभा की कार्रवाई को रोक दिया जाए। अब सभी सदस्य जयकर साहब की तरफ देखने लगे कि बड़ी मुश्किल से इतने सालों के संघर्ष के बाद ये मौका आया है कि हम अपना संविधान लिखने जा रहे हैं, आप स्थगन प्रस्ताव क्यों लेकर आ रहे हैं। तो जयकर साहब का कथन ये था कि 13 दिसंबर 1946 तक जो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग थी उसने संविधान सभा को ज्वाइन नहीं किया था। वो मेंबर तो चुने गए थे लेकिन संविधान सभा में वो उपस्थित नहीं हुए थे, बायकॉट कर रखा था। और बायकॉट किस बात के ऊपर था? बायकॉट इस बात के ऊपर था कि उस वक्त की भारतीय मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग पर अड़ी हुई थी। भारतीय मुस्लिम लीग जिसको नेतृत्व दे रहे थे आगा खान या फिर मोहम्मद अली जिन्ना साहब, तो वो ये चाहते थे कि हिंदुस्तान का संविधान ना बने बल्कि पाकिस्तान अलग से एक देश बनाया जाए और उसके लिए एक अलग संविधान सभा हो। मतलब ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें आप नोट करें कि पहला तो 15 अगस्त 1947 से भी आया नहीं है, उससे पहले ही संविधान लिखने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है 9 दिसंबर 1946 को। और दूसरा, जब संविधान सभा संविधान लिखने का काम कर रही है तो अखंड भारत का संविधान लिखने का काम कर रही है। अभी तक पाकिस्तान नहीं बना था या फिर जो भारत को खंडित नहीं किया गया था। अब इस पर काफी वाद विवाद होता है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य होता है डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा, क्योंकि इस पर संविधान सभा में मतभेद गहरा गए थे। जैसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि मुस्लिम लीग की इन्हीं मांगों की आपूर्ति के लिए जो हम बार बार मुस्लिम लीग के आगे झुकते हैं, आज देश विभाजन के कगार पे खड़ा है, तो अब हमें मुस्लिम लीग का इंतजार नहीं करना चाहिए। लेकिन इसी दौरान वक्तव्य देने के लिए पहली बार संविधान सभा में खड़े होते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और वो कहते हैं कि मैं इस बात के सही या गलत की बात नहीं कर रहा हूं। मैं संविधान सभा से सिर्फ एक प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या यह सही रहेगा कि अल्पसंख्यकों की प्रतिनिधित्व करने वाली एक पार्टी अगर संविधान सभा में मौजूद नहीं है तो क्या उसके बिना हम संविधान लिखने का काम शुरू करें? क्या ये युक्तिपूर्ण है? क्या ये उचित रहेगा? तो आने वाली पीढ़ी में जो बहुत सारे अनन्य अल्पसंख्यक हैं हमारे यहाँ पर, वो जातिगत आधार पर हो सकते हैं, जनजाति आधार पर हो सकते हैं या विभिन्न धार्मिक आधार पर हो सकते हैं, उनको आप क्या जवाब देंगे कि भारत जब संविधान लिखने की बात कर रहा था, जब शुरुआत कर रहा था, तो अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को इग्नोर करते हुए आपने संविधान लिखने का काम शुरू कर दिया। इस वक्तव्य के बाद सभी शांत हो जाते हैं और कहते हैं कि लोकतांत्रिक मूल्य यही कहते हैं कि कुछ समय दिया जाए मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उपस्थित होने के लिए। और समय दिया गया 20 जनवरी 1947 तक का, क्योंकि यही वो दिन था जब मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने मुस्लिम लीग की एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें उन्हें निर्णय लेना था कि वो संविधान सभा में उपस्थित होंगे या नहीं होंगे। लेकिन 20 जनवरी से पहले ही मोहम्मद अली जिन्ना ने ये मीटिंग बिना कोई कारण बताए रद्द कर दी।
अब जब संविधान सभा 20 जनवरी के बाद मिलती है, अब संविधान सभा के पास कोई चारा नहीं रह गया था। हम या फिर संविधान सभा मुस्लिम लीग को उचित समय दे चुकी थी निर्णय लेने का कि वो संविधान सभा में आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं। इसके बाद मुस्लिम लीग की अनुपस्थिति में ही संविधान को लिखने का काम शुरू कर दिया गया और 22 जनवरी 1947 को सबसे पहला काम किया गया। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था जो 13 दिसंबर को पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा, उसको गहन विचार विमर्श के बाद प्रस्ताव वो स्वीकार कर लिया गया कि हाँ, यही भारत के संविधान के उद्देश्य होंगे। संविधान सभा की जिस घटना का हम अभी जिक्र कर रहे थे, ये हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि जो हमारे पुरखे थे जिन्होंने ये संविधान की रचना की है, उन्होंने संविधान की जड़ों में आखिर कौन से बीज रोपित किए हैं। तो वो बीज हैं समन्वय के, वो बीज हैं समानता और समता मूलक समाज के, जहां पर अल्पसंख्यकों के अधिकारों को वंचित नहीं किया जा सकता है अल्पसंख्यकों को देने से। अब हम आते हैं इस तरफ कि जब आज के दौर में बहुत सारी बात ये हो रही है कि अगर किसी सरकार को बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी मिल जाती है, उनका संख्या बल संसद के अंदर या विधानसभा के अंदर बढ़ जाता है, तो जो मर्जी कानून पास करे, चाहे उनसे विभिन्न आधारों पर अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन होता हो, तो क्या ये संविधान की दृष्टि में सही है? अगर हम अपनी संविधान सभा के व्याख्यानों पर जाएं तो ये सही नहीं है। बल्कि अगर संख्या बल किसी राजनीतिक पार्टी का ज़्यादा है, हम यहाँ पर निर्वाचित सदस्यों के संख्या बल की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अल्पसंख्यकों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया जाए, बल्कि जो मेजॉरिटी है, जो बहुसंख्यक हैं, उनका ये फर्ज है, जिम्मेवारी है संविधान के अंदर कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों का ध्यान रखा जाए। अब हम आते हैं कि 20 जनवरी के बाद संविधान लिखने का काम विधिवत शुरू हो जाएगा। इससे पहले कि हम आगे चलें, एक और दुखदाई घटना घट जाएगी और एक काला दिन आएगा, 3 जून 1947। आप देख रहे हैं कि अभी तक 15 अगस्त नहीं आया, आज़ादी नहीं मिली है, सब काम पहले ही हो रहा है। अब 3 जून 1947 को क्या हुआ? माउंटबेटन प्लान अनाउंस कर दिया गया। और माउंटबेटन प्लान क्या था? भारत का विभाजन। तो भारत को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया गया, एक बना भारत और दूसरा पाकिस्तान। आज का बांग्लादेश भी तब पूर्वी पाकिस्तान ही हुआ करता था। अब जब पाकिस्तान अलग देश बन गया तो पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा का निर्माण होना था। तो इस संविधान सभा के अंदर जो सदस्य पाकिस्तान के भूभाग से आए थे, उन सदस्यों की संख्या को घटा दिया गया और घटाने के बाद जो सदस्य हमारे पास संविधान सभा के बचते हैं वो हुए 299, जिसके अंदर 229 सदस्य थे ब्रिटिश राज्यों से और 70 सदस्यों को नामांकित किया गया देसी रियासतों से। तो 2 नंबर जरूर याद रखें आप। एक, शुरुआती दौर में संविधान सभा की संख्या बल था 389 और जब 3 जून 1947 के बाद पाकिस्तान को अलग कर दिया गया तो संख्या बल हुआ 299। अगर ये 2 नंबर भी याद रह जाएंगे तो परीक्षा में जो प्रश्न है वो हल हो जाएंगे। मूलतः यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसके बाद इन 299 लोगों ने संविधान की रचना की काम शुरू की और संविधान की संरचना में एक महत्वपूर्ण बिंदु याद रखें कि ये संविधान सभा के सभी सदस्य एक वक्त में एक ही काम के ऊपर अपना श्रम बल खर्च नहीं करते थे, बल्कि संविधान सभा को अलग अलग समितियों में, अलग अलग कमेटीज में बांट लिया गया। कुछ उसी तरह से जैसे हमारे परिवारों में शादी होती है तो सारा परिवार मिलकर एक वक्त में एक काम पर ही नहीं जुट जाता है, बल्कि काम को बांट लिया जाता है कि चलिए लड़का या लड़की के मामा जी आ गए हैं तो आप हलवाई वाला काम संभाल लीजिए, चलिए कुछ औरतें, कुछ रिश्तेदार तैयार होंगे और वो कपड़े लाने का काम करेंगे, कुछ लड़के आ जाएंगे तो वो डीजे का प्रबंध करेंगे। तो इस तरह से काम बांट लिए जाते हैं और अलग अलग समितियां जब ये काम करके आती हैं तो आपस में विचार विमर्श के बाद कामों को पूर्ण रूपेण कार्यान्वित कर दिया जाता है। अब इसी तरह से संविधान सभा भी समितियों में बट गई। जैसे कुछ नहीं कि 5-7 लोग, आप इधर आइए भाई, आप बड़े अच्छे वकील हैं, जाइए आप नागरिकता के ऊपर प्रावधान लिख के लाइए, आप मौलिक अधिकारों के ऊपर प्रावधान लिख के लाइए, और 8-10 लोगों को इकट्ठा किया कि आप मौलिक अधिकारों के ऊपर प्रावधान लिख के लाइए। अब जब सभा स्थगित की जाती थी तो फिर ये सदस्य जाते थे और कुछ रिसर्च वर्क करते थे, अध्ययन अध्यापन का काम करते थे और अलग अलग लोगों से मिलते थे, जैसे किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से मिले। और अध्ययन अध्यापन में तो दुनिया भर के 60 संविधानों का अध्ययन किया गया।
ताकि उनकी अच्छी चीजों को किस तरह से भारतीय संविधान में पिरोया जा सके। इस अध्ययन अध्यापन के बाद ये वापस आते थे, जिस भी बिंदु के ऊपर वो समिति होती थी उसका एक प्रारूप बना के लाते थे। जैसे नागरिकता कानूनों का एक प्रारूप बना के ले आएंगे जो संविधान में शामिल होने जा रहे हैं, उस पर गहन विचार विमर्श किया जाता था। अगर किसी संशोधन की जरूरत होती थी, कोई नया प्रस्ताव होता था, तो वो संशोधन कर दिया जाता था, या फिर प्रारूप में अगर कोई चीज संविधान सभा की सहमति प्राप्त नहीं कर पाती थी तो उस चीज को संशोधन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता था। तो इस तरीके से टुकड़ों टुकड़ों में संविधान बनने लगा। 5000 से ज्यादा संशोधन किए गए, ये जितने भी अलग अलग समितियां प्रस्ताव या प्रारूप लेकर आई थी। अब नोट्स के अंदर आपको इस तरह की समितियों का जिक्र मिल जाएगा और आपका काम सिर्फ इतना कि उन समितियों को उनके अध्यक्ष के नाम से आप याद रखेंगे। परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न अध्यक्ष पर ही केंद्रित होते हैं, कि मतलब जैसे केंद्र की शक्तियों की जो समिति थी वो नेहरू साहब के अंदर थी, या फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण समिति थी जो थी मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और आदिवासी मामलों के ऊपर सलाहकार समिति, ये पटेल साहब के अंदर थी। और इन सब समितियों में एक सबसे अति महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति, जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी अंग्रेजी में कहा जाता है। ये डॉक्टर अंबेडकर साहब की अध्यक्षता में काम कर रही थी। अब ये अति महत्वपूर्ण इसलिए थी कि इस समिति का काम था ये जो भी टुकड़ों में संविधान आ रहा है उस सब को मिला के संविधान का एक अंतिम ड्राफ्ट तैयार करना, एक अंतिम प्रारूप तैयार करना। अब इस समिति के अंदर वैसे तो अंबेडकर साहब के साथ 7 सदस्य और भी थे, लेकिन कोई सदस्य बीमारी की वजह से तो कोई राजनीतिक कारणों से दिल्ली से ही बाहर रहा। तो ये सर्वविदित है कि अंबेडकर साहब को अकेले ही प्रारूप तैयार करने का काम करना पड़ा। ये एक बड़ी वजह से है जिसकी वजह से हम डॉक्टर अंबेडकर को और बिल्कुल सही तौर पर भारत के संविधान के रचयिता के तौर पर या भारत के संविधान के पिता के तौर पर मानते हैं। क्योंकि बात सिर्फ प्रारूप समिति की नहीं थी, इसके अतिरिक्त जितनी भी समितियां थीं उनमें भी महत्वपूर्ण किरदार अदा किया डॉक्टर अंबेडकर साहब ने। और इसके अलावा संविधान सभा में जब भी किसी बिंदु को लेकर कोई संशय होता था तो उस संशय को खत्म करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर के व्याख्यान बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल के अंदर थे। मतलब संविधान सभा में वैसे तो उस वक्त के सभी दिग्गज नेता थे, उस वक्त के बड़े बुद्धिजीवी भी थे। अगर मैं इसमें से परीक्षा के अनुसार आपको 2 नाम निकालने को कहूं तो 2 नाम जरूर याद रखिएगा, ना तो महात्मा गांधी और ना ही मोहम्मद अली जिन्ना। ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। उस वक्त के बड़े नामों में से ये 2 नाम संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। इसके अलावा आप जितने भी बड़े नाम उस वक्त के ले लें, वो के एम मुंशी साहब हों, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर हों, वो इसके अलावा नेहरू साहब हों, पटेल साहब हों, मौलाना आज़ाद साहब हों, तो ये सब आपको संविधान सभा में बैठे मिलेंगे। लेकिन इन सब के बीच में यदि कोई सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा और सूझवान व्यक्ति माना जाता था तो निश्चित ही डॉक्टर अंबेडकर साहब थे, और इसी वजह से उनको संविधान का रचयिता भी माना जाता है। हालांकि हम ये जानते हैं कि संविधान निर्माण का काम ये सारी संविधान सभा मिलकर कर रही है। तो अगर परीक्षा में ये प्रश्न हमसे पूछा जाता है कि क्यों डॉक्टर अंबेडकर को ही संविधान का रचयिता माना जाता है, तो ये सारे बिंदु हम अपने उत्तर में लिख सकते हैं। अब आगे आते हैं कि जब टुकड़ों टुकड़ों में संविधान बन रहा है और सब कमेटियां समितियां अपने प्रस्ताव लेके आ रही हैं, संशोधन के द्वारा संविधान बनता जा रहा है, तो ये प्रक्रिया कब पूर्ण रूप लेती है? तो याद रखें एक और तारीख 26 नवंबर 1949। मतलब संविधान लिखने की ये प्रक्रिया जो 9 दिसंबर 1946 से शुरू हुई वो पूर्ण रूप लेती है 26 नवंबर 1949 को, जब भारत का संविधान अधिनियमित कर दिया गया। अध्यक्ष संविधान सभा के और बाकी सदस्यों ने इसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिए और कह दिया संविधान बनकर तैयार हो चुका है, जिसको लागू किया जाएगा 26 जनवरी 1950 से। बट ये याद रखें कि कब पूरा हुआ संविधान, तो 26 नवंबर 1949 को ये पूरा हो चुका था। अब संविधान सभा के द्वारा संविधान लिखने की कार्यवाही तो पूर्ण रूपेण हो चुकी है, परंतु परीक्षा की दृष्टि से और क्या महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं संविधान सभा के बारे में, तो इनको जान लेते हैं। एक तो संविधान सभा ये याद रखें कि सिर्फ संविधान लिखने का काम नहीं कर रही थी, बल्कि उस दौर में ये भारत के संसद के तौर पर भी काम कर रही थी। जैसा हम जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को राजनीतिक तौर पर आज़ादी मिल गई तो अंग्रेज यहाँ से चले गए, लेकिन
संविधान लागू होगा 26 जनवरी 1950 को, और भारत में पहला निर्वाचन, जो पहले चुनाव होंगे, वो होंगे 1951 और 52 में जाकर। तो 15 अगस्त 1947 से 1952 तक भारत में राज्य की बागडोर, राज की शक्तियों की बागडोर किसके पास थी? तो याद रखें, यही संविधान सभा भारत की संसद के तौर पर भी काम कर रही थी। मतलब वर्ष के कुछ दिनों में ये संविधान सभा के तौर पर मिलते थे और संविधान लिखने का काम करते थे, और बाकी दिनों पर ये संसद के तौर पर मिलते थे और अन्य कानूनों का निर्माण करते थे। और इसी संसद के अंदर चल रही थी एक अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार, जब भी कोई देश ऐसी परिस्थिति से गुजरता है जहां पर उसका जो राजनीतिक व्यवस्था है वो व्यवस्थित तौर पर नहीं उपलब्ध है, तो फिर उस देश के, उस समाज के कुछ महत्वपूर्ण नेताओं को लेकर एक सरकार बना दी जाती है और कुछ समय के लिए, ताकि जैसे ही स्थिरता आए तो फिर चुनाव के द्वारा एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन कर दिया जाए। तो जवाहरलाल नेहरू की प्रधानमंत्री होने के साथ ही उनके साथ एक अंतरिम सरकार भी काम कर रही थी इसी संसद के अंदर या फिर इसी संविधान सभा के अंदर। अब इसके अलावा और परीक्षा की दृष्टि से कौन सी तारीख या कौन सा काम बहुत महत्वपूर्ण है वो जरूर याद रखेंगे। एक आप याद रखेंगे 22 जुलाई 1947, और एक आपने तारीख और याद रखनी है, वो है 24 जनवरी 1950। अब 22 जुलाई 1947 की तारीख का महत्व यह है कि इस दिन संविधान सभा ने भारत के तिरंगे को भारत के झंडे के तौर पर अंगीकृत कर लिया। तो जो तिरंगा हमारा झंडा होगा वो 22 जुलाई 1947 को अंगीकृत किया गया और इसी संविधान सभा ने अंगीकृत किया। मतलब अगर कोई ये बताए कि प्रश्न आ जाए कि किसने ये निर्णय लिया कि तिरंगा ही भारत का झंडा होगा, तो ये काम संविधान सभा ने किया। हालांकि अगर हम संविधान के प्रावधानों को देखें तो मौलिक कर्तव्यों को छोड़कर कहीं झंडे की बात नहीं मिलती है, और मौलिक कर्तव्य वो तो खुद 42वें संशोधन से 1976 में आए थे। तो ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, बट हाँ एक प्रस्ताव के द्वारा इसको अंगीकृत कर लिया गया संविधान सभा के अंदर। और इसी संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस से ठीक 2 दिन पहले राष्ट्रगीत और राष्ट्रीय गान को भी अंगीकृत कर लिया। यहां पर भी कोई प्रावधान ऐसा नहीं लिखा गया है संविधान के अंदर, बट एक प्रस्ताव के द्वारा उसको अंगीकृत कर लिया गया कि यही हमारा राष्ट्रगीत होगा और यही हमारा राष्ट्रीय गान होगा, जिसमें हम बात कर रहे हैं वंदे मातरम और जनगण मन की। अब आगे चलते हैं, तो इस संविधान सभा के और क्या महत्वपूर्ण कार्य थे, तो ये भी याद रखें कि 1949 में जो कॉमनवेल्थ नेशंस नाम की एक संस्था बनी, कॉमनवेल्थ राष्ट्र या राष्ट्रमंडल कहा जाता है, उसकी सदस्यता का सत्यापन भी इसी संविधान सभा ने किया था। और इसके अलावा भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का राष्ट्रपति के तौर पर भी चयन इसी संविधान सभा ने किया। मतलब ये संविधान सभा 2 बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चयन कर रही है। सबसे पहले 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अध्यक्ष के तौर पर, और फिर बाद में भारत के राष्ट्रपति के तौर पर जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का चयन होगा वो भी यही संविधान सभा करती है। तो ये सारे वो अति महत्वपूर्ण काम है जो संविधान सभा ने संविधान लिखने के साथ साथ किए, और इसके अलावा परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अति महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको याद रखने होंगे। अब चलते हैं आगे संविधान सभा की कुछ ऐसी बातों के बारे में जिसको इसकी कमियों के तौर पर प्रतिपादित किया जाता है, या फिर कई बार ये आलोचनाओं के तौर पर भी प्रतिपादित की जाती हैं। जैसे संविधान सभा की प्रमुख आलोचनाओं में एक बात ये कि हिंदुओं की अधिकता थी, या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ज्यादा मेंबर थे। 80% जो मेंबर थे इसके अंदर, जो सदस्य थे, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आते थे। इसके अलावा जैसे वकीलों की अधिकता थी, या फिर इसके अलावा गांधीवादी मूल्यों पर यह संविधान नहीं बनाया गया। अब ये सब आलोचना का विषय हो सकते हैं, लेकिन ये आलोचना उस वक्त के सापेक्ष में हमें समझनी होगी। मतलब ये कि उस वक्त की जो राजनीतिक और सामाजिक मजबूरियां थी या आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक संरचना थी, उनसे सहज ही ये सारा प्रारूप उपजता था। मतलब एक ऐसा देश जहां पर देश के अंदर, समाज के अंदर हिंदुओं की ही अधिकता है, बहुलता है, तो फिर
ये कहीं ना कहीं संविधान सभा में भी परिलक्षित होना लाजमी था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि अन्य समुदाय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो हिंदू के अलावा सिख, बुद्ध, जैन या मुस्लिम वो भी इसके सदस्य थे। और फिर बात रही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो उस वक्त कोई भी इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी नहीं थी, राजनीतिक दल नहीं था जिसका रुतबा या फिर जिसकी पहुंच आम जनमानस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जितनी हो। जीवन पर्यंत किरदार इनके पास थे, जवाहरलाल नेहरू, पटेल जैसे लीडर्स। तो ये सब जो नेता थे, इनकी पहुंच भारतीय जनमानस में बहुत गहरी थी। तो फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का जो ब्रिटिश राज्य थे वहां से जीत के आना तय ही था। इसके अलावा वकीलों की तो वैसे भी जरूरत थी, क्योंकि ये कानूनी दस्तावेज है। और गांधीयन मूल्यों पे हम इसलिए नहीं कहते हैं कि एक जो प्रमुख आलोचना का कारण है कि हमारे संविधान में शक्तियों का केंद्रीकरण किया गया है, मतलब राज की शक्तियां ज्यादा से ज्यादा संसद में या केंद्र सरकार को दी गई हैं। इसके उलट गांधी जी कहते थे कि ये नहीं होना चाहिए, बल्कि पंचायतों को शक्तियों का केंद्र बनाना चाहिए। तो हर गांव में पंचायतें हों और वहीं पर हर तरह की जो नीति है उसके निर्माण का काम चले, पंचायतों को अधिक से अधिक पावर दे दी जाए और संसद पंचायतों के स्वरूप में ही काम करे। मतलब जो पंचायतों से नीति बनकर आ रही है उसको लागू करने का काम संसद करे। लेकिन आधुनिक विश्व में ये व्यवस्था कहीं पर भी सफलतापूर्वक नहीं चल पाई है। तो फिर इन्हीं राज्य की मजबूरियों की वजह से हमें शक्तियों का केंद्रीकरण ही करना पड़ा। वो अलग बात कि 73वें संवैधानिक संशोधन के बाद हम पंचायतों और नगर पालिकाओं को भी संवैधानिक स्थिति दे चुके हैं, संविधान में उनके लिए प्रावधान कर दिए गए हैं। तो ये सब जो आलोचनाएं हैं ये उस वक्त के सापेक्ष में हमें समझनी होगी कि उस वक्त की जो भी हालात थे उनसे उपजी हुई ये सारी व्यवस्था थी और ये उस वक्त होना लाजमी था। ये थे संविधान सभा और संविधान के निर्माण के सभी अहम बिंदु जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। उम्मीद है ये सारा जो अवधारणा है, संविधान की अवधारणा, संविधान के वर्गीकरण की अवधारणा और साथ ही में संविधान सभा का गठन, उसकी शक्तियां और उसने किस तरीके से संविधान का निर्माण किया है, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपने करना ये है कि इस कक्षा के साथ जो नोट्स आपको दिए जाएंगे उन नोट्स को अच्छे से पढ़ना है और जितने भी बिंदुओं पर हमने, वो चाहे किसी फैक्ट का बिंदु हो या फिर किसी अवधारणा का बिंदु हो, उसको अच्छे से समझकर याद कर लेना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि परीक्षा में इस विषय से या फिर इस बिंदु में जितने भी महत्वपूर्ण सवाल हैं वो हमारी कक्षा से बाहर नहीं जाएंगे। इसी रेंज में सवाल होंगे, प्रश्न होंगे जिनको अब हम सटीक उत्तर के साथ सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।